हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हो गया 16 जुलाई। 16 जुलाई से मोस्ट इम्पोर्टेंट टुडे करंट अफेयर आप लोग को इस वीडियो में कराए जाएंगे। लॉकडाउन आगे बढ़ा भी है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा होंगे, उसके भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है, और आप लोग को वीडियो में पूरा पूरा देखना है, वीडियो को कट नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। तो टुडे करंट अफेयर 16 जुलाई से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पाते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में रिवनकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? ये बताना है। तो पूर्ववर्ती शाही परिवार के जो थे अधिकारों को वो बरकरार रखा है। वो एक मंदिर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ओके, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को वहाँ के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकार को क्या करें, बराबर रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल एक ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। तिरुवनंतपुरम में कितने सारे मंदिर हैं, उसमें से एक है, ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। ओके, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 चट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है? ये बताना है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 107 करोड़ रुपए। कितना? 107 करोड़ रुपए ने जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह हल्दिया गोदी परिषद की 5 चट्टी में अग्निशमन की सुविधा लगाने हेतु रुपये 107 करोड़ रुपए दी है। ठीक है, यहाँ आते थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह तेल उद्योग सुरक्षा निर्देशालय OIST के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है, इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है कि स्थापित अग्निशमन सुविधा पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेगी। मतलब ये जो किया जा रहा है, ये वहाँ के जो रासायनिक उत्पादों है उसकी जो आवाजाही सुरक्षाएं है उसको क्या रखेगी, बनाए रखेगी। ये सब वहाँ सुविधाएं कुछ लगाए जा रहे हैं, जो कि ये मंत्रालय ने, जहाज रानी मंत्रालय ने 107 करोड़ रुपये दिए हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो हाल ही फिलहाल में विश्व युवा कौशल दिवस कल के डेट में 15 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, कब? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। ओके, तो यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। ओके, अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो विश्व स्तर पर मनाया गया था, विश्व स्तर पर। ठीक है, 2015 को मनाया गया था। यह जीवन तथा कैरियर में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया है। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास, स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ओके, मतलब युवाओं को जो कौशल विकास करने के लिए और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए इसके मनाया जाता है युवा कौशल दिवस, हर एक साल 15 जुलाई को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है?
यानी कि जो गोबर होता है उसे खरीदने के लिए मंजूरी दी है 2 रुपये प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना ने छत्तीसगढ़ सरकार से ये योजना मतलब शुरू किया है कि किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम दर से गोबर खरीदने की मंजूरी ली है। इसके बारे में यहाँ थोड़ा समझते हैं। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में हरेली पर्व होता है, ओके, हरेली पर्व से इसकी शुरुआत होगी। राज्य में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं। जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को पालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, ओके, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशु पालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इससे वजह से किसको प्राप्त होगा? पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इतने मतलब ग्रामीण में 2408 और शहरों में 377 गोठान बन चुके हैं इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग को मालूम चल गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर की दर से किसानों से खरीदेगी गोबर। हाँ, ये कब से स्टार्ट होगा? तो छत्तीसगढ़ में जब हरेली पर्व आएगा उस समय से स्टार्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज जुंडा, यहाँ अगर हिंदी प्रॉब्लम है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, आंद्रेज जुंडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर बन चुके हैं, चुने गए हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के राष्ट्रपति बने हुए आंद्रेज डुंडा। ओके, इनका नाम याद रखिएगा, आंद्रेज डुंडा। ये राष्ट्रपति दूसरे पर चुने गए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेज डुंडा को चुनाव में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 48.79% मत प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। पोलैंड जो है मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जर्मनी है, इसके दक्षिण की बात करें तो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया है, और पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है ये पोलैंड की आबादी टोटल की बात करें तो 38.5 मिलियन से अधिक और लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। 3,12,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आबादी की 38.5 मिलियन है। ओके, इतनी आबादी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन विकसित किया है? तो ये हो ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर ने एक शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन शुरू किया है। ओके, यहाँ आप समझ सकते हैं कि आईआईटी कानपुर ने शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। यूं अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन होने में इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यू लाइट्स लगी हुई है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये आईआईटी कानपुर ने इसे तैयार किया है। मोबाइल से ही सहायता से चलने वाली ये डिवाइस है। ओके, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये 15 वाट की 6 यू लाइट्स लगी हुई है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा किए हैं? ये बताना है किस राज्य सरकार ने। तो हाल ही में बिहार राज्य की सरकार ने, जो कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार राज्य सरकार से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा किए हुए हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ये अच्छा हुआ है या खराब हुआ है कि लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। मतलब आज 16 तारीख है ना, तो 16 तारीख से लेके आप लोग को 31 तारीख तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दिया गया है, बिहार राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार ने किए हुए हैं। तो अच्छा है या बुरा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमको बताएं। थोड़ा सा यहाँ हम बता देते हैं इसके बारे में कि बिहार के सभी जिले मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेगी। वही शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के करीब है। 18,000 तक पहुंच चुका है दोस्तों बिहार में कुल आंकड़े की बात करें तो मरीज की। इसी कारण लॉकडाउन लगाया गया है। आप लोग बताना कि सही है या गलत किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किए हैं? ये बताना है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराए हुए थे, तो गूगल ने ये मतलब 5 या 7 साल के अंदर में बोला था कि 75,000 करोड़ रुपये जियो में इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, लेकिन अभी हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर दिया है। मतलब अभी के डेट में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। हाँ, समझ लेते हैं। तो ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम तौर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। अब गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश करने जा रही है। गूगल ने हाल ही में कहा था कि वह भारतीय डिजिटल बाजार में अगले 5-7 सालों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। भारतीय डिजिटल बाजार में, मतलब भारत के जो डिजिटल बाजार है उसमें 75,000 रुपये करोड़ निवेश करेगी, जो कि जियो में निवेश कर रही है 30,000 करोड़ रुपये। ओके, इसकी घोषणा कर दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? ये हो ऑप्शन नंबर टी, 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 ईयर के लिए इन्हें नामित किया गया है। ओके, किन्हें? अनीता भटनागर को। तो डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश में 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखक प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई है, जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित है। ये कहानियाँ लिखी गई है। उन्हें नामित किया गया है डॉक्टर अनीता भटनागर को। इनका नाम याद रखना है आप लोग को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को मालूम है टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को इसमें कराया जाता है इस चैनल पे, टुडे करंट अफेयर में। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? ये बताना है। आप लोग को पीछे वाला क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे कि बीसीसीआई में राहुल जौहरी को इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। ओके, इनका जो इस्तीफा दिए थे उनको स्वीकार कर लिया था और अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अब सीईओ किसे नियुक्त किया गया वही बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए, हेमांग अमीन को। इनका क्या नाम है? हेमांग अमीन को उनकी जगह पर बीसीसीआई में सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तब 2016 में जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। हेमांग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग IPL के
संचालन समिति में शामिल थे। मतलब आईपीएल के जो संचालन समिति होते हैं उसमें शामिल थे हेमांग अमीन। वे आईपीएल के सीईओ हैं। लेकिन अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। ओके, अब इनको बनाया जाएगा बीसीसीआई के जगह पे सीईओ के नियुक्त किया गया है हेमांग अमीन को। ठीक है, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ टॉप 10 करंट अफेयर आपका क्लियर होता है दोस्तों। आप लोग को ऐसे ही वीडियो में बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा, और मित्रों के पास भी और फेसबुक टेलीग्राम जितना भी होगा शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू बाई इसके क्लासेज।